आज 22 मई है 2022। इस वक्त हम खान साहब के कातरेशी जो यहाँ का करेवा है, कातरेश वुड रेतवन आज कशर पर, हम वहाँ पे हैं। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जनाब चौधरी इकबाल साहब। चौधरी साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका। सर थोड़ा सा मुझे बताइए जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर को कश्मीर के लोगों ने तकरीबन छोड़ दिया है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर, तो इसके जो है नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन, और आप क्या तजवीज़ करेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने उस सवाल से इस प्रोग्राम को शुरू किया कि जो 70% से ज़ायद लोग इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं जी, और 100% डिपेंडेंस जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की है वो इसके साथ है। और इसी जब एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं तो हार्टिकल्चर इसी का एक ही बाप का एक बेटा है उनमें से। बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में शायद एग्रीकल्चर को लोग सिर्फ देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप के लिहाज से, तो हार्टिकल्चर को अलग से समझते हैं। एग्रीकल्चर एक जनरल सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इसके बीच में चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे सी हस्बेंड्री हो, चाहे सेरिकल्चर हो, चाहे एपीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर, व्हाटएवर इट इज, एग्जैक्टली जिस चीज़ को भी, जिसकी एग्रोनॉमी, जिसका लाइफस्टाइल, जिसकी लाइवलीहुड मिशन के लिए ये सारी की सारी चीज़ काम आती हैं, एग्रीकल्चर है। जहाँ तक प्रेजेंट सिनेरियो का कश्मीर में ताल्लुक है, सबसे पहले तो हमें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें यहाँ की अच्छी क्लाइमेट के साथ अच्छी किस्म की ज़मीन से अता किया जी। क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में जितनी भी किस्म की ज़मीन हैं उनमें से सबसे फर्टाइल और प्रोडक्टिव ज़मीन जो है वो हमारी है, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। क्योंकि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जितने भी पहाड़ हैं वो डेंस फॉरेस्ट से कवर हैं, और अब आस्ता आस्ता हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुदरत के निज़ाम में जब खलल डालने स्टार्ट की, तो जो भी हम नुकसानात देख रहे हैं, जैसा कि अभी आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, ये जितने भी नुकसानात हैं ये हमारे इल मैन मेड इफेक्ट्स जो हैं ये उसकी वजह से हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि जिस सदी के दौर से हम गुजर रहे हैं, इस सदी के नौजवान बच्चों का और जो फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर वो इसलिए है, फूड क्राइसिस वगैरह आगे होने वाली है। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, और वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अल्लाह तबारक ताला की इसी ज़मीन से दिए हुए हैं जी। उनकी जो हम यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप के लिहाज से हो, चाहे वो पल्सीज के लिहाज से हो, चाहे वो वेजिटेबल के लिहाज से हो, या दूसरी जितनी भी चीज़ें, इवन के आज जो हमारी ह्यूमनिटी, हमारा अगर हम कश्मीर के अंदर देख लें तो जितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास कश्मीर के अंदर है, इतनी शायद मुल्क के किसी दूसरी जगह पे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी प्लानिंग है जी, हमारी प्लानिंग को एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। वो एफर्ट्स क्या होंगे कि देखो, हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनका जो मैंडेट है रिसर्च का, उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ बैठ के, चाहे उसमें कोई भी सेक्टर आता हो, और ख़ास कर जो हमारा स्टेक होल्डर है फार्मर, मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में है तो वो फार्मर है। बिल्कुल। और एक रियल फार्मर के पास जो फीडबैक है, उस फीडबैक को लेके आज की नीड बेस्ड जो रिसर्च है उसकी ज़रूरत है। हम लोगों को उसी पे काम करना चाहिए, और जिसके लिए हम शद्दोमत से इस बात पे काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने इश्यूज उठाए हैं। देखो, यहाँ ये सवाल नहीं है कि हमारी चावलों की रिक्वायरमेंट कितनी है तो हम लोगों को कहाँ से आएगा। आज एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन फेस को हमने एट पार किया है। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी को देखें, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको जो मापा जाता है, तो पहला जो उसका फेस है वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से है। जितनी भी हमारी नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी है कश्मीर के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी उससे ज़्यादा है वो, और उस ज़्यादा होने का जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जो हमारे पास स्वाट एनालिसिस है कि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं,
हमारे पास थ्रेट्स क्या हैं और उनको हम कन्वर्ट कैसे सर कर मुझे सकते ये बताइए सर, जो हमारी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कम हो रही है, दिन ब दिन कम हो रही है, प्रोडक्शन हमारी अच्छी है, आपने कहा एवरेज प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है, बट जो हमारी लैंड होल्डिंग कम हो रही है, तो इस चैलेंज को लेके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसी सवाल के जवाब की तरफ आ रहा था। मैं इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में जब तक हम फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसको मार्केटिंग के साथ लिंक नहीं करेंगे, हम नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को कैच नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से चलें तो कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इस वक्त, जहां हम जैसे खान साहब में खड़े हैं और हमारे पीछे आपको बड़े बड़े मैदान नज़र आ रहे हैं जहां पे वालनट लगा है, एप्पल लगे हैं, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स खासकर मैं जिक्र करूंगा जो मटर लगे हुए हैं, ओट्स लगे हुए हैं, सरसों लगी हुई है और वीट्स के कुछ पैचेस भी यहाँ दिखाई दिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले वक्त में जिस वक्त हमारे पूरे कंट्री में मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा जी, उस वक्त पूरे कंट्री में वेजिटेबल की डेफिशिएंसी होती है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ मॉनसून ना होने की वजह से अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन है वो अवेलेबल है। सबसे पहला हमारा फेस होना चाहिए कि हमें उन मार्केट्स को कैच करना है जहाँ पे इस चीज़ की डिमांड है। जब हम इस प्रोडक्शन और मार्केटिंग फेस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा नौजवान जो है वो आज इस सदी 22वीं सदी जो है जिसमें हम चल रहे हैं, हमारा नौजवान इतना होशियार है कि वो किसी मार्केट के ऊपर कब्जा कर सकता है क्योंकि उस पास अपॉर्चुनिटी है जी। उसके बाद जहाँ तक ज़मीन कम होने का ताल्लुक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आज 90% जो फार्मिंग फैमिलीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। एग्जैक्टली इवन बिलो मार्जिनल है। मैंने एक जर्नल टर्म का इस्तेमाल किया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, चाहे वहाँ किसी के पास 1 कनाल है या 8 कनाल है। जितने भी लोग इस दायरा कार में आते हैं इन लोगों के लिए एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है जो हम सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन हमने आज तक कभी अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को समझाने की कोशिश ही नहीं की कि हमको किस ज़मीन पर कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हमारी है उसका फ़ायदा हम लोगों को कैसे लेना चाहिए। 1 क्लास से अगर 4 क्लास तक की ज़मीन है तो उस पर कौन कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैंडेट है कि लोगों को समझाना। लेकिन किसी जगह पर जो आपकी जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपका भी एक इखलाकी फ़र्ज बनता है कि हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। जैसे 5वीं या 6ठी क्लास है जिसके ऊपर हार्टिकल्चर क्रॉप्स लगानी चाहिए, उसके बाद फॉरेस्ट क्रॉप्स लगानी चाहिए। हमारे पास जो हमारी प्लानिंग है, जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग हमारी है, ये सारी की सारी उस नीड बेस्ड के लिहाज से होनी चाहिए जो कि रिकमेंडेड चीज़ें हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी ज़्यादा हमारे पास फर्टाइल ज़मीनें हैं आज वहाँ पे एक कंक्रीट जंगल बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे आबा व अजदाद ने जो ज़मीनें विरासत में दी थी, हम उस चीज़ को प्रिजर्व करने में नाकाम रहे। जिस जगह पे हम खड़े हैं, मुझे खुशी इस बात की हुई कि सोसाइटी के कुछ लोग मिलके कि एग्रीकल्चर के रिवाइवल के लिए आप लोग जॉइंटली काम कर रहे हो। मैं आप तमाम सोसाइटी के जो लोग भी इस अदारे के साथ जुड़े हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस इलाके की डेवलपमेंट का सवाल है, यहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए इस इलाके की डेवलपमेंट वैसी होनी चाहिए कि वैसा इंटीग्रेटेड मॉडल यहाँ पे बने जो कि बाकी दूसरी जगहों पे भी इसको रेप्लिकेट किया जा सके। और जितने नौजवान हैं, जब तक उनका स्किल डेवलपमेंट ऐसी जगहों पे ला के उनको बताया जाए, हर लोग आएँ, हम यूनिवर्सिटी के लोगों को लाएँ, डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट के लोगों को लाएँ, वो अपना अपना रोल अदा करें और हम फार्मर फील्ड के ऊपर एक सबसे बेहतरीन फार्मर फील्ड स्कूल बनाएं इसको, कि जहाँ से बाकी ट्रेनिंग सेंटर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए। जब फार्मर फील्ड स्कूल का मैं नाम लेता हूँ तो उसका मतलब यही है कि उसमें तमाम वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना है जिससे बाकी लोग जो हैं वो आके देख सके। मैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ चाडूरा और दूसरे इलाके के जो लोग हैं जो सब्जियों की काश्त के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनकी मार्केटिंग के लिए जब हमने पिछले साल से उनकी हैंड होल्डिंग की, 4000 से ज़ायद जो ट्रक थे वो तकरीबन 60 दिन के अंदर यहाँ से बाहर गए। और यहाँ की जो 6 कंसाइनमेंट थी वो हमने बैरून मुल्क भी साल भेजी। इन चीज़ों के मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए मटर हमारा बाय एयर जाता है, इस वक्त एयरपोर्ट पे देखा। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमने जो इशू ये पिछले साल टेकअप किया और मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट का कि उन्होंने प्रवास स्कीम जो थी वो किसानों तक उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की। उसकी जो मियाद ख़त्म हो चुकी थी, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के साथ इशू को टेकअप किया और उन्होंने उसी वक्त वो फ्लेयर अप किया इशू सारे के सारे, ताकि फार्मर को मार्केट के साथ जोड़ा जाए, उसका प्रोड्यूस जो है वो अच्छे तरीके से उसको मिले। लेकिन हमें सबसे पहले जिन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है कि जो इल मैन मेड इफेक्ट्स हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
ان چیزوں پہ ہمیں اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. اچھی زمینوں کو ایگریکلچر کے لیے بچانا ہے. چاہے وہاں پہ آپ ایگریکلچر کرافٹ لگاؤ گے. دیکھو آنے والے اگر ہم گلوبل وارمنگ کی بات کریں, اگر ہمارا 1 ڈگری ٹمپریچر رائز ہو جائے گا جی تو ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی کراپ جو ہے وہاں زیادہ پیداوار دے گی اور کون سی کراپ جو ہے وہ ہمیں نقصان دے گی. اور جتنا بھی اس پہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کے لوگوں کو نالج دیا ہوگا, اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوگی, وہ ہماری ساری کی ساری ضائع چلی جائے گی. کیونکہ کوئی بھی ہماری جو پلاننگ ہے وہ پراسپیکٹیو پلاننگ ہونی چاہیے, وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے. جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے, جو انوائرمنٹ ہمارا ہے, اس کو ہم سسٹین کر پائیں گے. تبھی چل کے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستگی جڑے گی. دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ربی کے دوران کشمیر میں موسٹلی زمینیں خالی رہتی ہیں. ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے جی کہ ہم زمین کو خالی نہ چھوڑیں. خالی نہ چھوڑے. اس سے جتنا اس کا پوٹینشیل ہے, جیسے مان لو اس سال ربی کے دوران جی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے آئل سیڈ مشن سٹارٹ کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ڈائٹنگ ہیبٹس ہیں اس کے اندر مسٹرڈ تیل کی کنزپشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم نے تقریباً 1 لاکھ ہیکٹر کے اوپر سرسوں لگائی تو وہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا, اور اس کو سرسوں کی ایگری ٹوریزم. ایک تو ہماری سرسوں کی پیداوار ہوئی, دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے جو لوگ ایپیکلچر انڈسٹری سے فوٹو اٹھا رہے تھے, فوٹو اٹھا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پلوامہ کے جو ہمارا نیشنل ہائی وے ٹنل سے لے کے سری نگر تک آتا ہے, اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ شریف کا علاقہ, ناگام کا علاقہ, جہاں جہاں پہ بھی ہمارے بادام کے کھیت تھے نیچے سے آپ کو دیکھ رہے تھے, اور اس سے اضافی کراس مل گئی. دیکھو ایپیکلچر انڈسٹری کا کشمیر کے اندر بہت اسکوپ ہے. آج کی ڈیٹ میں تقریباً 90,000 شہد کی مکھیاں بھی زیادہ آ گئی وہاں پہ. دیکھو شہد کی جب مکھیاں زیادہ آئیں, شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا رول ہے. ایک ہم اس سے ہانی لیتے ہیں, دوسرا جو ہماری کراپ کی پروڈکٹیو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% وہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے میں پالینیشن کرتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو سیب ہے, دوسری کراپس ہیں, ہارٹیکلچر, ہمارے یہاں کے جو ایپیکلچر کے ساتھ لوگ منسلک ہیں راجستھان میں, لوگ ان کو کرایہ دے کے لے جاتے ہیں. اور جب ہم صبح سری نگر سے آ رہے تھے, میں دیکھتا کہ پنجاب کے اور راجستھان کے لوگ یہاں پہ اپارے لائے ہیں, اور ہم نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن ایشو کی ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ ان لوگوں کے پاس جایا کرو, ان کو ہینڈ ہولڈنگ کرو, تاکہ ان کو لگے کہ کشمیر جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے مہمان نوازی کے لیے, کہ ہم کوئی بھی ایگریکلچر یا اس کے الائڈ ایکٹیویٹی ہوگی ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے, علم گھٹتا نہیں ہے. بالکل. اور خاص کر جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, اس جگہ کی ایک پراسپیکٹیو پلاننگ ویسی ہونی چاہیے جو کشمیر کے اندر ماڈل بنے. پچھلے چند سالوں میں جو کلائمیٹ چینج کا یہاں پہ پروجیکٹ آیا ڈسٹرکٹ بڑگام کے اس سب میں آیا, جہاں پہ ہمارے یہ بٹھے لگے ہوئے تھے, اگر آپ دیکھیں وہاں سے جب ان کو دوسری جگہ ان لوگوں نے منتقل کیا یا بند کروایا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, آج وہاں سے کتنی اچھی کراپس ہو رہی ہیں. انٹیگریٹڈ فارمنگ ماڈل جو ہیں وہ ریپلیکیٹ کیے جا رہے ہیں. وہیں لوگ ہارٹیکلچر کراپس لگا رہے ہیں. ایک ماڈل میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے نزدیک سے ایک نالا جاتا تھا, وہاں سے ہم نے پانی اٹھایا, ایک واٹر ہارویسٹنگ ٹینک بنایا, اس واٹر ہارویسٹنگ ٹینک سے مائکرو اریگیشن سسٹم کو انسٹال کیا. آج سب سے بہترین قسم کی جو سبزیاں ہیں وہ ایک چھوٹا سا تقریباً 1 ہیکٹر کا انٹیگریٹڈ ماڈل ہم نے بنایا. ویسے ڈیفرنٹ ماڈل کو یہاں ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سوسائٹی کے جو لوگ بھی اس کام میں آپ لوگ آگے آ رہے ہو, میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے آپ کو, آپ کی آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ہمیشہ کھڑے رہتے ہو. یہی سوسائٹی ہے, تبھی ترقی ہو سکے گی جب وہ کسان, جب ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہیں. کسان خوشحال نہیں ہے تو کوئی خوشحال نہیں ہے. اس کے ساتھ کس چیز کو جوڑنا ہے کہ جب ہم پروڈکشن کے فیز کو اچیو کر رہے ہیں, ہماری کاسٹ آف کلٹیویشن کو کم کرنا ہے. وہ کاسٹ آف کلٹیویشن کم کیسے ہوگی, جس کا اعلان ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نے کیا کہ زیرو بجٹنگ فارمنگ. زیرو بجٹنگ فارمنگ کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں جو اپنی لوکل گائے ہے, اس گائے کو رکھنا ہے, اس گائے کے ماڈل سے ہم کو آرگینک فارمنگ بنانی ہے. جب گھر کی ہر چیز کا استعمال کیا جائے گا, خود بنے گا, آرگینک فارمنگ کی طرف راغب ہونا ہے. ہم نے کیمیکل فرٹیلائزر کا اتنا استعمال کر لیا کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنے بیماریاں جو ہیں پھیلی ہیں. آج پیسٹی سائڈ کا اتنا استعمال ہو گیا کہ کتنے کینسر کے پیشنٹ اس سے نکلتے ہیں. ہم لوگوں کو اس فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں انٹر ہونا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے, ہمارے پاس سائل ہے, ہمارے پاس کلائمیٹ ہے. جب ہم ان چیزوں کو ہارویسٹ کریں گے, اس کا صحیح فائدہ لیں گے, تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایگریکلچر کے ساتھ پوری دنیا میں نمبر 1 رول ماڈل بنیں گے. اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے سب سے پہلے اس ماڈل کو UT آف جموں اینڈ کشمیر میں اس کو ریپلیکیٹ کریں. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.